मोर्डेस्वाई वनूनू नाम थोड़ा सा टफ है, तो वनूनू ही पूरे इसमें नाम लेंगे कि उसका नाम असली वनूनू ही था। वनूनू एक नौजवान, हालांकि इसकी पैदाइश मोरक्को में हुई। फादर एक ग्रोसरी शॉप चलाते थे, ये लोग मोरक्को में रहते थे, लेकिन फिर मोरक्को में कुछ हालात ऐसे बने कि इन लोगों को 1963 में मोरक्को छोड़कर इजराइल जाना पड़ा। अब वनूनू के पिता जो थे वो एक यहूदी थे, तो वनूनू का जन्म जो है एक यहूदी परिवार में हुआ। और इजराइल की खासियत है कि वो अपने लोगों को चाहे दुनिया के किसी भी देश में हो फ़ौरन अपना लेता है। तो वनूनू भी मोरक्को से उसका परिवार इजराइल पहुंचता है 1963 में। वहाँ कुछ दिनों के बाद उसके फादर वहीं पे एक दुकान खोलते हैं, ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। वनूनू को स्कूल भेजते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, और वो एक रब्बी थे, एक धार्मिक गुरु थे एक तरह से वनूनू के फादर। तो इजराइल में उनकी अच्छी खासी वक़्त थी, अच्छी खासी हैसियत थी। धीरे धीरे स्कूल के बाद फिर कॉलेज फिज़िक्स की पढ़ाई की। इसके बाद वनूनू वहीं पे छोटी मोटी अलग अलग नौकरी करने लगा। पहले वो फोर्स में गया, वो बनना चाहता था इजराइल एयरफोर्स का पायलट, बट एग्ज़ाम में फेल कर गया। फिर उसने कुछ दिन आर्मी के लिए काम किया, कुछ दिन और कुछ काम किया, और फिर सब करते करते आखिरकार उसे 1963 में ये लोग पहुंचे थे, और 1980 के आने के आसपास इजरायली फोर्स में काम करने का मौका मिला वनूनू को। इजरायली फोर्स के साथ वो जुड़ा रहा, काम करता रहा। 1976 में वनूनू को पता चला कि इजराइल का एक न्यूक्लियर प्लांट भी है, जहाँ पे ये होता था कि कपड़े और बाकी चीज़ें बन रहे हैं दुनिया से छुपा कर। और ये जो प्लांट था, ये इजराइल में जो एक जगह थी वो था नेगेवे रेगिस्तान। तो उस रेगिस्तान के इलाके में ये एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के नाम पर था, परमाणु प्लांट, जो कि एक डिज़र्ट में था, जो मैंने आपको बताया। और इसी में फिज़िक्स और केमिस्ट्री और मैथ सबका स्टूडेंट था, कॉलेज पास कर चुका था, होनहार स्टूडेंट था वनूनू। तो इस न्यूक्लियर प्लांट में एक टेक्नीशियन के तौर पर जॉब लग गई। जब जॉब लगी तो बहुत सारी शर्तें थी, क्योंकि एक तो दुनिया की नज़र में भी था कि इजराइल परमाणु बम तो नहीं बना रहा, खासतौर पर CIA। और 60s के दौर में ये था कि दुनिया को शक था कि इजराइल कुछ बना रहा है। कुछ लोगों को ये भी शक था कि शायद इजराइल के पास 10-15 न्यूक्लियर वेपन हैं, लेकिन इजराइल ना कभी इनकार करता ना इकरार करता। बट दुनिया को यही था कि इससे 10-15 से ज़्यादा इसके बाद बम नहीं हो सकते। और इधर इजराइल जो है वहाँ पे अपना परमाणु कार्यक्रम 1960 से ही चला रहा था और दुनिया से छुपा हुआ था। फ्रांस को बिल्कुल पता था ये बात। तो वहीं उसी जगह पर नेगेवे के डिजर्ट इलाके में, रेगिस्तानी इलाके में, ये प्लांट न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर इजराइल का, और डिमोना परमाणु प्लांट, डिमोना एक जगह का नाम है, तो वहाँ पे ये था। इसी में अब वनूनू ने जाकर काम करना शुरू किया टेक्नीशियन के तौर पर। शर्तों में ये था कि जब ये नौकरी लगी उसको इस न्यूक्लियर प्लांट पे, तो ये एक खुफिया जगह थी, दुनिया की नज़र थी इस पर। तो हर एम्प्लॉय को बहुत गहराई से वहाँ पे चेक किया जाता था, कई टेस्ट लिए जाते थे, वनूनू के भी हुए। जब नौकरी लगी तो फिर उसके बाद उसके सामने एक और शर्त रखी गई कि यहाँ नौकरी करने के दौरान अगले 5 सालों तक वो किसी भी अरब कंट्री या कम्युनिस्ट देश का दौरा नहीं करेगा, वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि इजराइल जो है कम्युनिस्ट देश और अरब देश दोनों को अपना दुश्मन मानते थे। तो उन्हें लगता था कि वहाँ जाने के बाद ये लोग फंस सकते हैं, इनको ट्रैप किया जा सकता है। तो इन सारी शर्तों के साथ वनूनू ने वहाँ काम करना शुरू किया। बीच में कई बार इसने कुछ नियम कायदे भी तोड़े, उसके बाद उसको वार्निंग भी दी गई। ये सिलसिला चलता रहा। फिर थोड़े दिनों के बाद इसका झुकाव वहाँ कम्युनिज्म की तरफ आ गया। तो इजराइल में भी एक कम्युनिस्ट पार्टी है, वनूनू ने उसको भी ज्वाइन कर लिया। ये सारी चीज़ें भी उसके सीनियर तक गई, तो ये भी उसके खिलाफ जा रहा था। तो कुल मिलाकर लेकिन नौकरी ठीक ठाक चल रही थी। इसने 76 से 85 तक कुछ दिनों के लिए कुछ और नौकरी की, लेकिन फिर से परमाणु कार्यक्रम जो न्यूक्लियर प्लांट था वहाँ काम करता रहा और वहीं पे ये जॉब करता रहा। 85 में 27 अक्टूबर 1985 को वनूनू ने ये नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद भी उससे कहा गया कि आप उन देशों का दौरा नहीं करेंगे, आप जो यहाँ पे देखा आप उसके राज ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। उसने सारी चीज़ें की। उसके बाद उसे रिलीविंग लेटर मिला। लेकिन वनूनू ने नौकरी छोड़ने से पहले एक काम किया। उसने इस न्यूक्लियर जो रिसर्च सेंटर या परमाणु प्लांट 57 पिक्चर, 57 तस्वीरें उसने कैमरे में कैद कर ली गुपचुप तरीके से, और उन तस्वीरों को उसने अपने पास बड़े संभाल कर रखा। इस दौरान में ये नौकरी करते हुए इजराइल में रहने के दौरान भी उसका यहूदियों के बजाय कम्युनिज्म और इस तरफ ज़्यादा था। अरब के कई उसके दोस्त थे, स्टूडेंट्स, फ़िलिस्तीन के लेकर उसके दिल में हमदर्दी थी, हालांकि यहूदी था। इन सारी चीज़ों ने उस वक्त की इजरायली गवर्नमेंट
कि एक तरह से उसको खिलाफ कर दिया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। 85 में इसने अपनी नौकरी छोड़ दी। फिर इसने कहा कि अब क्या करें। तो इसके बाद वो वहाँ से निकला। निकलने के बाद इसने कहा चलो दुनिया घूमते हैं। ये अमेरिका गया, फिर थाईलैंड गया, फिर वहाँ से म्यांमार गया, नेपाल गया, और ये सब घूमते घुमाते आखिरकार वो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी पहुँचा। सिडनी आने के बाद वहाँ उसने एक जॉब किया। उसने ये था तय कर दिया था कि मुझे सिडनी में ही बसना है। अब वो सिडनी में रह रहा है। सिडनी में उसे एक दोस्त मिला, उसका पुराना दोस्त के साथ डेली बात होती। फिर उसने बताया अपने न्यूक्लियर प्लांट में अपनी नौकरी, अपने एक्सपीरियंस। फिर उसने कहा कि मैंने वहाँ ये देखा, मेरे पास ये तस्वीरें हैं। उसके दोस्त को लगा कि ये बहुत ही बड़ी खबर है। उसने कहा ये स्टोरी कोई भी वेस्टर्न मीडिया खरीद लेगी और तुझे कम से कम $1 मिलियन मिलेगा। वनूनू को पैसे की ज़रूरत भी थी। उसने कहा ठीक है। तो उसने सबसे पहले कहा कि किसको पकड़ूँ। तो उसने न्यूज़ वीक से बात की, पर न्यूज़ वीक वालों ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं। फिर उससे कहा गया कि तू एक काम कर, लंदन में एक न्यूज़पेपर है संडे टाइम्स, उसका एक जर्नलिस्ट है पीटर हॉनम, पीटर हॉनम से मिल। उसने कहा ठीक है। इसके बाद अब वनुन ने पीटर हॉनम से कांटेक्ट किया और उसने कहा कि ऐसे ऐसे ये दुनिया समझती है कि इजराइल का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो काफ़ी छोटा है, 10-15 बॉम्ब है, लेकिन मैंने वहाँ पे जो काम किया एज ए टेक्नीशियन, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वहाँ जिस तरीके से प्लेटेनियम और बाकी चीज़ों की इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके हिसाब से ये था कि कम से कम 150 to 200 के बीच में इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब 150 एंड 200 के बीच में ये बहुत बड़ी तादाद हो जाती है। ब्रिटिश जर्नलिस्ट संडे टाइम्स का, उसे लगा इस स्टोरी में दम है, एक टेक्नीशियन है, उसने उसे लंदन बुलाया। अब ये पहुंच गया लंदन। अब वो इसकी पूरी स्टोरी को सुन रहा है। फिर उसने 57 पिक्चर दिखाए। अब उस ब्रिटिश जर्नलिस्ट को ये भी पता है कि ये इजराइल से है, वहाँ पे एक न्यूक्लियर प्लांट में काम कर चुका है। ये खबर अगर लीक हो गई कि या वहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रहा है तो इसकी जान को ख़तरा है, मोसाद वाले पीछे पड़ जाएंगे। तो उसने उसको अलग अलग नामों से लंदन में अपने दफ्तर के बाहर अखबार के जो करीबी होटल था वहाँ ठहराया। फिर बीच में होटल चेंज कराया। फिर इसे भी पसंद नहीं आया, फिर वापस दूसरे होटल में रखाया। ये सब चलता रहा। अब वनुन लंदन में है और वहाँ पे उसके सारे इस आर्टिकल पे काम हो रहा है और इस संडे टाइम्स में उस जर्नलिस्ट को उसकी पूरी रिपोर्ट छापनी है। सारी बातचीत, कई मीटिंग्स के बाद, फ़ोटो के बाद डील हो ही चुका था, पैसे मिले। अब इस खबर को कंफर्म करना था क्योंकि एक टेक्नीशियन एक न्यूक्लियर प्लांट में काम करके आया कुछ साल, तो उसके भरोसे पे एक जर्नलिस्ट एक ऐसे अखबार जिसकी साख है, एक तरफा स्टोरी नहीं छाप सकता। और जर्नलिज्म का एथिक्स है कि आप हमेशा क्रॉस चेक करें। एक के खिलाफ है तो आप दूसरी तरफ से भी आप उसको पता कीजिए। तो सबसे पहले तो जो कुछ वनुन ने बताया, इस जर्नलिस्ट ने जितने भी जो न्यूक्लियर के एक्सपर्ट्स थे उनसे राय ली, उनसे बताया कि ये चीज़ें हैं, ये मटेरियल है, ये पिक्चर है, ये उसका दावा है, कितना सच है। जितने एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा कि वनुन जो भी कह रहा है वो फैक्चुअल है और सही है और उसकी बातों में दम है। जर्नलिस्ट को लगा ठीक है। उसने पूरी रिपोर्ट तैयार की। अब रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसे सामने वाले का भी रिएक्शन चाहिए। जो मैंने कहा जर्नलिज्म का इथिक्स, कि हम आपके खिलाफ ये स्टोरी करने जा रहे हैं, एक रिपोर्ट आई है कि आप लोग इस तरीके से वहाँ पे चोरी छुपे न्यूक्लियर प्लांट और वहाँ बॉम्ब बना रहे हैं और आपके पास करीब 150 to 200 के करीब बॉम्ब है, तो इस पर आपका क्या कहना है। अब ये बात जो है सितंबर 1986 इस जर्नलिस्ट पीटर हॉनम ने पहली बार लंदन में जो इजरायली एम्बेसी थे उसके एम्बेसडर को एक लेटर लिखा और कहा कि जो संडे टाइम्स है वो एक रिपोर्ट छापने जा रहा है और हमारी रिपोर्ट ये है, हमारे ये दावे हैं, आपको इस पर जो कुछ कहना आप अपना वर्जन दे दीजिए, हम इसको छापेंगे। अब जब लंदन की इजरायली एम्बेसी में ये चीज़ें आई और उसने उन 57 में से 3 पिक्चर भी भेज दिए, एम्बेसडर की हवा ख़राब हो गई। उसने फ़ौरन इजराइल तेल अवीव में अपने सीनियर को कांटेक्ट किया। वहाँ से बात सरकार तक गई, सरकार के बाद मोसाद तक बात गई। अब यहाँ ये हुआ कि इजराइल के अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते और वो अमेरिका से भी झूठ बोल रहा है कि हमारे पास इतने बॉम्ब नहीं है। इजराइल के ब्रिटेन के साथ अच्छे रिश्ते, उस वक्त मार्गरेट थैचर प्राइम मिनिस्टर थी ब्रिटेन की, उनसे भी झूठ बोल रहा है। ये लोग इजराइल की मदद भी कर रहे हैं। तो अगर ये रिपोर्ट आ गई तो इजराइल की बड़ी बदनामी होगी और शर्मिंदगी भी होगी। अब इजराइल में तय हुआ कि किसी तरह से इस रिपोर्ट को रोका जाए और वनुन को रोका जाए और ये रिपोर्ट पब्लिश ना हो। तय हुआ कि मोसाद को ये काम सौंपा जाए। इसी के बाद मोसाद की एक खूबसूरत जासूस को लंदन भेजा गया। अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ वो लंदन में थी। 24 सितंबर 1986 ये वो तारीख थी जब पहली बार वो जासूस, उसे पता था, उसने सारी रैकी कर ली वनुन कहाँ ठहरा हुआ किस होटल में है।
कब कहाँ निकलता है बाहर, कब कॉफ़ी पीने जाता है। वो सड़क से गुजर रहा था और ये जानबूझकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके सामने से गुजरी। इसने कुछ ऐसे इशारे किए, वनून का ध्यान उसकी तरफ गया, वनूनू। इसके बाद दोनों में बातचीत हुई। तो लंदन की एक सड़क पर पहली बार वो लड़की वनूनू से मिलती है, अनजान बनकर। लेकिन उसकी कुछ हरकतें ऐसी थी कि वनूनू का ध्यान उसकी तरफ जाता है। वो देखता है लड़की, कुछ उसे लगता है कि घबराई हुई सी है, कुछ परेशान सी है, कहीं खोई हुई है। फिर अचानक लड़की उसको हेलो बोलती है, वनूनू भी हेलो बोलता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। वो अपना नाम बताती है, कहती मेरा नाम सिंडी है, मैं एक अमेरिकन ब्यूटिशियन हूँ जो लंदन आई हुई। वनूनू की इस पहली मुलाकात में वनूनू उससे बहुत प्रभावित होता है। मोसाद की जितनी जासूस हैं, खासतौर पर लेडी जासूस जो हनी ट्रैप करती हैं, उन्हें ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है कि आपको सामने वाले को अपनी तरफ खींचना है। तो वो अपने काम में माहिर थी। उसे मालूम था एक मुलाकात काफ़ी है। इस एक मुलाकात में वनूनू उसका दोस्त बन गया। इसके बाद वो बताती है कि मैं फ़लाने जगह ठहरी हूँ, वनूनू भी बता देता मैं यहाँ ठहरा हूँ। लड़की ये नहीं बताती कि वो इजरायली है, वो अपने आप को अमेरिकन ब्यूटिशियन बताती है। इसके बाद दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है। अब वनूनू उसे अपने होटल में ही बुलाता है, दोनों मिलते हैं। लड़की भी पूरे पेशेंस के साथ उससे मिलती जुलती रहती है, उसके साथ वक्त बिताती है, कॉफ़ी पीने जाती है। कुछ दिनों में ही दोनों बेहद करीब आ जाते हैं। वनूनू इस बात से बेखबर कि सामने वाली कौन है। इसके बाद बातचीत करते करते एक दिन लड़की उसे एक ऑफ़र देती है और कहती है कि यहाँ बोर हो गए, चलते हैं कहीं घूमने के लिए, इंग्लैंड से बाहर। तो उसने कहा कहाँ? तो उसने कहा इटली चलते हैं, रोम। अब यहाँ मकसद ये था कि इस मोसाद के एजेंट को ये साफ साफ कहा गया था कि लंदन के अंदर वनूनू पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, ना उसको किडनैप किया जाएगा, ना उसे जबरन लंदन से बाहर निकाला जाएगा, ना उसे मारा जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस वक्त की इजराइल की सरकार 86 में और ब्रिटेन की सरकार मार्गरेट थैचर की अगुवाई में, दोनों के रिश्ते बड़े अजीब थे। बल्कि कुछ ऑपरेशन ऐसे हुए थे जिसमें मोसाद को KGB, जो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी, उसने मदद की थी। तो ये साफ इंस्ट्रक्शन था कि अगर वनूनू को ब्रिटेन से निकालना है तो उसकी मर्जी से ही निकाला जाएगा। तो इस लड़की ने, इस जासूस ने ऐसा जाल बिछाया कि वनूनू खुद तैयार हो गया। उसने कहा ठीक है, कहीं घूमने के लिए चलते हैं। वो भी बहुत दिन से अकेला, परेशान, तंग हो गया था। इसके बाद फिर तय होता है और अक्टूबर में ये दोनों लंदन से इटली पहुंचते हैं। इटली पहुंचने के बाद वहां एक अपार्टमेंट में ये लोग पहले रहते हैं, फिर उसके बाद इधर उधर रहते हैं। लेकिन वनूनू को पता ही नहीं था कि उसे इटली क्यों लाया गया, क्योंकि उसे ब्रिटेन की सरहद से बाहर निकाला जाना था। सरहद से बाहर आ गया। अब यहाँ पर सिग्नल मिल चुका था कि वनूनू बाहर आ चुका है। रोम में पूरी तैयारी हो गई। रोम के एक फ्लैट में जब ये मोसाद की एजेंट वनूनू को लेकर पहुँचती है एक रात, तो वहाँ ऑलरेडी मोसाद के 3 और एजेंट पहले से मौजूद थे। उन्हें देखकर वनूनू घबरा जाता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ करता, शोर मचाता, वो उस पर काबू पा लेते हैं और उसको बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं। वहाँ के एम्बेसी के ज़रिए एक स्पीड बोट ऑलरेडी तैयार थी। रात के अंधेरे में गाड़ी में डालकर एम्बेसी के, ताकि कोई चेकिंग और बाकी चीज़ें ना हो, वनूनू को लेकर ये लोग समंदर किनारे पहुँचते हैं। एक पीस जो स्पीड बोट है उसमें डालते हैं और 7 अक्टूबर 1986 को वनूनू को लेकर ये लोग रोम से तेल अवीव और हाफिया के बीच एक जगह है इजराइल में, वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पे सूचना पहले से थी, वहाँ पे ऑफिशियल बाकी आए हुए थे। तब तक पूरे रास्ते में जो है वनूनू बेहोश था। वहाँ ले जाने के बाद उन ऑफिशियल्स के हवाले कर दिया जाता है। इसके बाद वनूनू के ऊपर एक जुल्म सितम का दौर शुरू होता है। इजरायली एजेंसियों को और वहाँ की सुरक्षा जो एजेंसियाँ थीं उनको, मोसाद को इस बात का गुस्सा था कि एक यहूदी अपने देश का राज जाकर वेस्टर्न कंट्री को बेच रहा है। कहते हैं कि जब पूछताछ उससे हुई तब उसने हमेशा कहा कि मैं जो हिंसा है, बॉम्ब है, इनके खिलाफ हूँ। बोला अगर इजराइल में शांति है तो फ़लस्तीन में भी शांति होनी चाहिए। उसको लेकर फ़लस्तीन को लेकर भी हमदर्दी थी। तो उसका ये था कि पूरी दुनिया, पूरी मानव जाति खुश रहे और हिंसा से दूर रहे। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें दुनिया के सामने आए ताकि इजराइल की पोल खुले और इजराइल इन चीज़ों से बचे। इसके बाद अदालत में मुकदमा शुरू हुआ, लेकिन इधर ये गायब हुआ। 7 अक्टूबर को पहुँचता है, उधर कहानी देखिए 48 घंटे पहले। अब वो जर्नलिस्ट जो है वो ढूंढ रहा है कि ये कहाँ गया, मिल नहीं रहा है। उसे डाउट हो जाता है कि इसको मोसाद उठा कर ले गए। 7 अक्टूबर को वनूनू इजराइल पहुंचता है और उससे 48 घंटे पहले 5 अक्टूबर 1986 को इसी अखबार में, संडे टाइम्स में, जर्नलिस्ट पीटर होनम की ये पूरी रिपोर्ट छप जाती है। उस रिपोर्ट को जो हेडलाइन दिया गया था वो ये था
रिवील्ड द सीक्रेट्स ऑफ इजराइल न्यूक्लियर आर्सनल। अब इस रिपोर्ट के छपते ही पूरी दुनिया में कोहराम मच जाता है। जितनी बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसी थी वो शर्मिंदा हो जाती हैं कि वो बरसों से लगी हुई हैं, लेकिन इसराइल का राज उन्हें नहीं मालूम। और यहाँ एक न्यूज़पेपर, एक संडे टाइम्स ब्रिटेन का, वो खुलासा कर रहा है कि इसराइल के पास 10-15 नहीं, बल्कि उसके हिसाब से 150 से 200 के बीच न्यूक्लियर वेपन है। वो सारी तस्वीरें, सारे एक्सपर्ट्स के कमेंट्स, एम्बेसी को कांटेक्ट किया, ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ इस रिपोर्ट में शामिल थी। और इस एक रिपोर्ट ने इजराइल को परेशान कर दिया। इजराइल वनूनों को तो उठा कर ले आया, लेकिन उस रिपोर्ट को छपने से रोक नहीं पाया। और उसके इजराइल पहुंचने से 2 दिन पहले इस न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट छप गई। इजराइल इस गलतफहमी में था कि शायद उनकी ऑफिशियल वर्जन और वो रिएक्शन के बाद ही ये रिपोर्ट छपे, उसके बिना छापेंगे नहीं। लेकिन इस बीच में जो कहानी में ट्विस्ट आई कि वनूनू अचानक गायब हो गया, जिसे होटल में इस अखबार वालों ने रखा था, वो उसको कुछ बिना बताए हुए, तो उन्हें डाउट हो गया कि वो कस्टडी में है। तो इसीलिए उन्हें मजबूरन ये रिपोर्ट छापनी पड़ी। और इस रिपोर्ट के साथ उन्होंने ये भी अंदेशा जताया कि वनूनू को किडनैप कर लिया गया है और वो इजराइल में है। इजराइल इससे मना करता रहा। 7 अक्टूबर को इसराइल पहुंचा था, 5 अक्टूबर को ये रिपोर्ट छपी थी। इजराइल उसके बाद महीने भर तक मना करता रहा। आखिरकार 9 नवंबर 1986, 9 नवंबर 1986, यानी कि वनूनू को किडनैप करके इजराइल लाने के 2 महीने बाद इजराइल और इजराइल सरकार को यह मानना पड़ा कि वनूनू उनके कब्जे में है। इसके बाद मुकदमा चला। मुकदमे में देश के खिलाफ देश के राज को बेचने का इल्ज़ाम लगा और कहते हैं कि इसके लिए वहाँ पे इजराइल में जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है, डेथ पेनल्टी। लेकिन इजराइल का एक और कानून है, अब उसे आप अच्छा कहें या बुरा कहें मुझे नहीं मालूम, लेकिन कानून ये है कि वहाँ की जिस जुर्म के लिए सज़ाए मौत है, वो जुर्म अगर एक यहूदी ने किया है तो फिर वो उसे डेथ पेनल्टी या सज़ाए मौत नहीं देते, फिर उसे साल में तब्दील कर देते हैं, उम्र कैद 20 साल, 30 साल, 40 साल। अब यहाँ पे वनूनू एक यहूदी था और जो जज फैसला सुना रहा वो भी एक यहूदी है। यहाँ तक कि जो सरकारी वकील जिसने ये पूरा मुकदमा लड़ा वनूनू के खिलाफ, उसने भी अपने मुकदमे की पैरवी खत्म करने के बाद अदालत से ये तो कहा कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए वनूनू को, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि इसे सज़ाए मौत दी जाए, क्योंकि वो यहूदी था। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और इसके यहूदी होने की वजह से जिस जुर्म के लिए मौत की सज़ा मिलनी थी, वनूनू को 18 साल कैद की सज़ा मिली। 18 साल तक वो कैद में रहा। इन 18 सालों में करीब 11 साल तो उसे अकेला तन्हा रखा गया, बहुत टॉर्चर भी किया गया। आखिरी के 7 साल उसे बाकी कैदियों के साथ रखा गया। इस दौरान वनूनू की ये खबर दुनिया भर में आई और दुनिया भर में वनूनू को के चाहने वाले भी पैदा हो गए और उन्होंने इसे एक विसल ब्लोवर के तौर पर भी लिया कि इसने मानवता के लिए एक अच्छा काम किया। दूसरा पक्ष ये था कि इसने इजराइल के खिलाफ काम किया, लेकिन उसको लेकर दुनिया में बड़ी तारीफ भी हुई और बहुत सारे जो मानवाधिकार संगठन है वो इसके सपोर्ट में आए। आखिरकार 18 साल की कैद के बाद 21 अप्रैल 2004 को 21 अप्रैल 2004 को वनूनू को जेल से रिहा किया गया, कुछ शर्तों के साथ। एक, विदेशियों से नहीं मिलेगा, देश से बाहर नहीं जाएगा, ये सारी चीज़ें, और बाकी और कोई बात डिस्क्लोज नहीं करेगा। वनूनू ने फिर एक चर्च में शरण ली, कुछ दिन अपार्टमेंट में रहा, फिर एक चर्च ने उसको दिया, फिर वो वहाँ गया। उसने नॉर्वे से मांगी कि हमें पनाह दिया जाए। नॉर्वे ने पहले हाँ कहा, फिर ना कहा। बीच में फिर इसको कई बार वनूनू को कुछ शर्तें तोड़ने के लिए कुछ विदेशियों से, जर्नलिस्ट से मिला, तो उसको 6 महीने की और सज़ा दे दी, एक बार और 6 महीने की सज़ा दे दी रिहाई के शर्तों को के उल्लंघन में। इसमें कई संगठन बाद में आए कि ये जुल्म है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चलता रहा। आज 2022 है, वनूनू अब भी इजराइल में है, लेकिन पहरे में है। आज भी उसके ऊपर शर्तें लागू है। हर साल वो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करता है कि मुझे पूरी आज़ादी के साथ जीने, जहाँ जाऊँ वहाँ जाने, जिससे मिलना चाहूँ उससे मिलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन वहाँ की कोर्ट ने अभी तक इजाज़त नहीं दी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वनूनू के नाम पे 1987 से लेकर लास्ट 1 साल पहले तक हर बार जो नोबेल का पीस प्राइज़ दिया जाता है दुनिया में, उसके लिए उसको नॉमिनेट किया जाता है, हर साल मिला नहीं। एक बार ऐसी और नॉमिनेट किया गया तो फिर वनूनू नहीं, नोबेल पीस जो प्राइज़ के ऑर्गेनाइजर है उनको एक लेटर लिखा और उसने कहा कि इस साल मुझे आप नॉमिनेट मत करो। उसकी वजह ये थी कि उस साल इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को भी नॉमिनेट किया गया था और उसने कहा कि यही वो कल्प्रिट है, यही वो हैं जो परमाणु बम और सारी चीज़ों के बनाने के पीछे हैं, तो मैं उनके साथ नॉमिनेट नहीं होना चाहता हूँ। तो अब भी वनूनू वही हैं। अब इस पूरे दौरान में कहानी में एक और चीज़ आती है कि वनूनू को कहा गया कि जब तुम ब्रिटेन से इटली पहुंचे और फिर इजराइल पहुंचे तो तुम्हें मालूम है वो लड़की कौन है? उसने कहा हाँ, उसका नाम सिंडी है, बहुत अच्छी दोस्त है। उसे बताएगा नहीं, वो मोसाद की एजेंट थी। आखिर तक सिंडी के जासूस होने की बात को वनूनू ने नहीं माना। जब रिहा हुआ तो एक बार उसे पता चला और वो
किसी तरह सिंडी के घर पहुंच गया। वहाँ गया तो सिंडी का हस्बैंड मिला। उसने सिंडी को पहचान लिया, बट सिंडी ने कहा कि मेरा नाम सिंडी नहीं है। उसका असली नाम था सैरिल हेनिन बेंटोव, और वो अपने हस्बैंड के साथ खड़ी थी, और सामने वनूनू था जिसे पकड़ने के लिए वो लंदन गई थी, जिसने हनी ट्रैप का जाल बिछाया था। उसने सारी कहानी बताई। फिर उसने कहा कि एक तुम्हारी तस्वीर है मेरे पास, और उस तस्वीर में और इस तस्वीर में ज़्यादा फर्क नहीं है। वो सिंडी असल में कोई और नहीं, सैरिल हेनिन बेंटोव ही थी, इजरायली आर्मी के एक मेजर की वाइफ, जो मोसाद की एजेंट थी, जिसको ये टास्क दिया गया था। और इस एजेंट की दूसरी खास बात यह थी कि इसी सिंडी या सैरिल हेनिन बेंटोव, जब ये सारी कहानी आई और मीडिया में आई कि किस तरीके से एक वनूनू को पकड़ा गया, लंदन से लाया गया यहाँ तक, इसको लाने वाली एक मोसाद की लेडी जासूस थी। कुछ वेस्टर्न कंट्री ने उस जासूस की तस्वीर छाप दी, जो कि वनूनू के पास भी फोटो थी। उस तस्वीर को देखकर एक शख्स आया और उसने कहा कि ये मेरी बेटी है, लेकिन मेरी बेटी मोसाद की जासूस है, ये मुझे भी नहीं मालूम आज तक। तो अंदाज़ा लगाइए कि एक बेटी जासूस है, मोसाद की एजेंट है, बाप तक से ये राज उसने छुपा कर रखा। इसीलिए मोसाद के जासूस कहते हैं कि सबसे कारगर, सबसे कामयाब है। तो ये थी कहानी एक ऐसे शख्स की जो इजराइल का सबसे बड़ा राज। इस राज के फांस होने के बाद एक चीज़ और हुई इस रिपोर्ट के आने के बाद, कि इजराइल ने पहली बार माना कि हाँ, इस नेगेवे जो पावर प्लांट है वहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, और जो कुछ वनूनू ने कहा है वो सच है। और इसके क्या कहते हैं कि बाद में CIA और बाकी एजेंसियों को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इवन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त अमेरिकी प्रेसिडेंट का भी सामना जो करना पड़ा बड़ी शर्मिंदगी से, क्योंकि इजराइल ने अमेरिका तक से झूठ बोला। लेकिन एक टेक्नीशियन ने, एक जर्नलिस्ट के जरिए पूरी राज को खोल कर रख दिया, और एक रिपोर्ट ने इजराइल का सच सामने कर दिया। लेकिन उसी शख्स को इजराइल अपने मोसाद के जरिए वापस लेकर आता है। तो कहानी मोसाद के एक ऐसे जासूस की है जिसे जब भेजा गया उस देश में, तो बाकायदा उसे साफ साफ कहा गया था कि जिस शख्स को उसे मारना है, उस शख्स से वो बिल्कुल बातचीत नहीं करेगा, ना उसके मतलब किसी तरह से संपर्क में रहेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसका भेद खुलने का डर है और फिर वो मारा जाएगा। और एली कोहेन की मौत दिमाग में सबके ताज़ा थी। तो इस मोसाद के जासूस, जिसका कोड नेम डी है, बाकायदा ये कहकर लिबनान की राजधानी बैरूत भेजा गया था। भेजा क्यों गया था, इसकी एक कहानी है। मैंने शायद आपको क्राइम तक कहानी में, जो म्यूनिख में ओलंपिक जो हुआ था 1972 में, जिसमें आतंकवादी हमला हुआ था और इजराइल के 11 एथलीट खिलाड़ियों की जान ली गई थी, उसके बाद किस तरीके से बदला लिया था मोसाद ने, ये शायद मैंने कहानी सुनाई है, अगर मुझे याद हो तो। ये कहानी वहीं से जुड़ी हुई एक शख्स की जो इस म्यूनिख ओलंपिक का गुनहगार था, मास्टरमाइंड था। इसका नाम था अली हसन सलामे। अबू हसन भी कहते थे, कुछ लोग इसको रेड प्रिंस भी कहते थे। अबू हसन या अली हसन सलामे या रेड प्रिंस, ये ब्लैक सितंबर का फाउंडर था, जिसने ऑपरेशन म्यूनिख में जो ओलंपिक था उसमें कैसे हमला करना आतंकवादी, उसका मास्टरमाइंड था। और कहते हैं कि इसके जो पिता थे वो एक अफसर थे, और इजराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई के दौरान उनकी मौत हुई थी। काफ़ी पैसा, एक प्ले बॉय वाला जैसा इमेज भी थी, स्पोर्ट्स गाड़ियों में घूमने का शौक़, लड़कियों के साथ घूमने का शौक़। तो अली हसन सलामे हालांकि इस म्यूनिख के बाद बड़ा फ़लस्तीनियों के बीच में बड़ा पॉपुलर था, अरब वर्ल्ड में भी। और ये भी था कि शायद यासिर अरफ़ात की जगह आगे चलकर वो लीडर बने दूसरे नंबर का। तो अली हसन सलामे पर ये इल्ज़ाम था कि 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में जो हमला हुआ था, जिसमें इजराइल के 11 एथलीट मारे गए थे, ये उसका मास्टरमाइंड था। अब इस हमले में जितने भी लोग शामिल थे उनको मोसाद चुन कर ढूंढ कर मार रहा था। अब बचता है एक सबसे मेन मास्टरमाइंड, अली हसन सलामे, और ये उसी की कहानी है, उसके मौत की कहानी है। अली हसन सलामे इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक बार एक मोसाद के एजेंट से गलती हो गई और मोरक्को के एक जो वेटर था उसकी जान ले ली अली हसन सलामे समझकर, क्योंकि हुलिया कुछ मिल रहा था। और उसके बाद बड़ी फजीहत हुई थी, कुछ इजराइल के एजेंट पकड़े गए थे और बड़ी मुश्किल से फिर राजनयिक संबंधों का हवाला देकर उनको छुड़ाया गया। तब उसके बाद ये था कि कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। उधर एक और इजराइल के जासूस की करीब 9 साल पहले मौत हो चुकी थी फांसी देकर सीरिया में, वही एली कोहेन की। तो कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। बड़ी मुश्किल से पता ये चला कि जो सलामे है ये लिबनान की राजधानी बैरूत में रह रहा है और इसकी सुरक्षा बड़ी टाइट है, बहुत कड़ी है। बाकायदा कमांडो और उनके साथ दस्ते के साथ निकलता है, गाड़ियों का काफिला होता है, हथियारबंद लोग होते हैं।
तो जब यह खबर आई कि ये बैरूत में है, तो इसके बाद इजराइल ने अपने मोसाद के एक जासूस जिसका कोड नेम डी था, 1974 में उसे बैरूत भेजा। एक नए नाम से, एक नए हुलिये से, एक नई पहचान के साथ। इजराइल से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। और उसका काम ये था कि वो जाकर सलामाह के बारे में पता करे कि वो कहाँ है, उसका मूवमेंट क्या है, उसको कैसे मारा जा सकता है। तो वो उसके करीब भी जाने की कोशिश करे, उसकी निगरानी भी करे, लेकिन कभी उससे संपर्क ना बनाए, ना उससे बात करे, क्योंकि अगर वो उसके करीब गया, संपर्क बनाया, तो हो सकता है उसका भेद खुल जाए। तो मोसाद एजेंट डी 74 में वहाँ पहुँचता है। अगले 5 साल तक वो एक तरह से सिर्फ ये पता करता रहता है कि ये मामला है क्या, और ये इसका रूटीन क्या है, कहाँ रहता है, कितने बजे निकलता है, कब जाता है। तो सबसे पहले वो एक नई आइडेंटिटी के साथ बैरूत पहुंचता है और बैरूत के इंटरनेशनल होटल में, उसका नाम ही था बैरूत इंटरनेशनल होटल, वहाँ चेक इन करता है। इस होटल में चेक इन करने का एक मकसद था। मोसाद के लोगों ने ये पता किया था कि सलामे जो है ये इसी होटल में जिम करने के लिए आता है, और बैरूत इंटरनेशनल होटल एक बहुत ही नामी होटल था। अमीर लोग ज़्यादातर वहाँ जाते थे, जो उसके जिम के मेंबर थे क्लब के, वो भी शहर के अमीर लोग थे। तो अली हसन सलामे इस जिम में अक्सर जाया करता था, और इसीलिए मोसाद के इस एजेंट को इसी होटल में चेक इन कराया गया। अब चेक इन करने के बाद डी जो है उसने भी जिम ज्वाइन किया, क्योंकि मकसद ये था कि सलामे के आसपास, लेकिन इस तरीके से वो जिम जाता था कि हमेशा सलामे से दूरी बना कर रखता था। वो देखता था, वो आता था, उसके बॉडीगार्ड होते थे, चारों तरफ खड़े होते थे, वो अपना जिम करता था, अलग अलग एक्सरसाइज करता था और फिर वापस चला जाता था। तो डी जो है वो जिम में लगातार नज़र रखने लगा, लेकिन उसने बात नहीं की। इस दौरान में करीब 1.5-2 साल बीत गया। आप सोचिए कि 1.5-2 साल से वो बैरूत में है, हर चीज़ की जानकारी इकट्ठा कर रहा है, लेकिन कोई बातचीत नहीं, और अकेला, तन्हा। तो बहुत सारी चीज़ें भी हैं, ये भी है कि खुलासा हो जाए तो जान जा सकती है। तो ये सब कुछ चल रहा था, और वो लगातार सलामे पे नज़र रखे हुआ था और उसका इंस्ट्रक्शन साफ था कि वो उससे बिल्कुल बात नहीं करेगा, वो उसके बिल्कुल करीब नहीं जाएगा, और इस इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो भी कर रहा था। लेकिन एक दिन बदकिस्मती से ये हुआ कि मोसाद के जासूस डी जब जिम में काम कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, और उस दिन जिम में लोग नहीं थे। कुछ बैरूत में ऐसा फंक्शन या कुछ ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से लोग छुट्टी पे थे, और उसे ये अंदाज़ा था कि शायद आज कोई जिम में आएगा नहीं, और वो चूँकि उसी होटल में था, तो वो एक्सरसाइज करने लगा और अकेला था। थोड़ी देर के बाद वो एक ख़ास किस्म का एक्सरसाइज कर रहा था, कुछ तभी पीछे से उसको आवाज़ आती है कि आप ये गलत कर रहे हो, इसको इस तरीके से सही करते हैं। वो मुड़ा तो उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि वही अली हसन सलामे खड़ा हुआ था। अब मोसाद के जासूस की बड़ी अजीब हालत, क्योंकि उससे बात करने के लिए मना किया, उसके करीब जाने के लिए मना किया, लेकिन यहाँ उल्टा वो शख्स खुद पीछे आकर उससे बात कर रहा है और कह रहा है कि आप सही नहीं कर रहे हो, बल्कि इस एक्सरसाइज को इस तरह से करते हैं। और सलामिया खुद उसको फिर वो एक्सरसाइज करके बताता है कि सही तरीका करने का ये है। इसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर बातचीत होती है, वो और बात करता है। डी कोशिश कर रहा है कि वो ज़्यादा करीब ना जाए, लेकिन अब सलामे उससे उसके बारे में हालचाल पूछता है। फिर अचानक पूछता है कि तुम्हें स्क्वैश खेलना आता है? डी कहता है कि नहीं, मुझे स्क्वैश नहीं आता, मैं टेनिस खेलता हूँ। तो कहता है मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है स्क्वैश में, तो एक मेरे साथ ये है जो तुम्हें ट्रेनर है, स्क्वैश खेलना सिखा देगा, तो अगर तुम सीख जाओ तो तुम मेरे पार्टनर बन सकते हो। अब सिचुएशन ये थी कि एक इतना बड़ा शख्स उसे ऑफ़र दे रहा है और वह इनकार करे तो वो लगेगा बड़ा रूड है। दूसरा ये कि कहीं उसे शक ना हो, लेकिन तीसरा ये है कि उसके बॉसेस ने इसराइल में मोसाद के जो हेडक्वार्टर है उन्होंने कहा कि इसके संपर्क में नहीं आना, इससे बात नहीं करना है। तो अजीब उलझन, लेकिन उसे लगा कि अगर सलामे के नज़दीक तक पहुंचना है तो ये ऑफ़र बहुत अच्छा है। उसने हाँ कर दिया और फिर स्क्वैश सीखना शुरू किया। इसके बाद वो अबू सलामह का स्क्वैश पार्टनर बना, दोनों ने खेला। और इस बीच में अब धीरे धीरे दोनों की मुलाकात, बातचीत, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी। जब बढ़ने लगी तो अब दोस्ती भी हुई। दोस्ती होने के बाद सलामे अब डी जो मोसाद का एजेंट है उसको अपने घर भी बुलाता है। सलामे की वाइफ मिस यूनिवर्स रही थी, वो उसको अपनी वाइफ से मिलाता है। साथ में खाना खाते हैं ये लोग, साथ में कई बार आउटिंग जाते हैं। वो अपने घर का पूरा ड्राइंग रूम से लेकर सब कुछ दिखाता है। फिर उसे ड्राइव पे ले जाता है, उसके पास शानदार कारें थी। कई बार आउटिंग पे ले जाता है, कई बार कुछ और पार्टी देता है, उसमें बुलाता है। और अब धीरे धीरे उनके बीच में एक तरह से दोस्ती होती जाती है। ये बात इधर
इजराइल के हेडक्वार्टर में पता चल जाता है। अब वो बड़े उनकी अजीब सामने उनके भी उलझन कि अपने जासूस को उन्होंने कहा है कि वो उससे दूर रहे, संपर्क न करे। एली कोहेन की अंजाम उनको मालूम है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वो उससे बना के नहीं रखे और वो मना कर दे, मिले नहीं, बात ना करे, तो हो सकता है डाउट हो, इससे डी की जान को खतरा हो जाए। तो फिर तय हुआ कि ठीक है, जो जैसा हालात चल रहा है उसी को जाने दो, जो जैसी उस तरीके से इनके रिश्ते हैं उनको पनपने दो, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन सावधानी के साथ। इसके बाद इनकी दोस्ती होने लगी और दोस्ती बड़ी करीबी हो गई। जो डी है मोसाद का, उसका असली नाम छुपा कर रखा गया है। बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि सलामे के साथ उसकी इतनी अच्छी गहरी दोस्ती थी और वो उसे बहुत पसंद करने लगा था, क्योंकि वह इंसान अच्छा था। लेकिन जब जब म्यूनिख और 11 इजराइल एथलीट के कत्ल की बात सामने आती, फिर उसे लगता कि नहीं, इसकी सज़ा मौत है और उसे इसी मिशन के लिए यहाँ भेजा गया है, इस मिशन को भूलना नहीं चाहिए। तो फिर उसका इरादा बदल जाता है। तो अजीब उलझन थी, एक तरफ दोस्ती थी, दूसरी तरफ बदला था। लेकिन डी ने फिर तय किया कि चूँकि इतने साल हो गए इस मिशन पे लगे हुए एक शख्स के और बदला लेना ज़रूरी है, तो दोस्ती की कुर्बानी देनी चाहिए। तो ये पहला मोसाद का ऐसा जासूस था। हालांकि बहुत सारे जासूस ने शादी तक की, बहुत सारी प्रोफेशनल अपने काम के लिए, लेकिन यहाँ दिल से दोस्ती हो गई थी, एक मोसाद के जासूस की और एक ऐसे शख्स की जिसने 11 एथलीट इजराइल के मारे थे। तो इनकी अब दोस्ती चलने लगी, दोनों साथ घूमने लगे, आने लगे, जाने लगे, वक्त बीतने लगा। इसके बाद अब डी ने यह तय किया कि उसका भरोसा जीत चुका है, उसके साथ आना जाना कई बार गाड़ियों में। तब उसने उसके मूवमेंट पर नज़र रखनी शुरू की कि ये घर से कब निकलता है, कहाँ कहाँ जाता है, कितने बजे लौटता है। तो इसमें भी कई महीने निकल गए। इस कई महीने निकलने के बाद डी ने पहली बार प्लान किया कि सलामिया को कैसे और कहाँ मारना है। हुआ ये कि उसके साथ रहने के दौरान उसे पता चला, और ये 1974 में गया था, 1978 आ गया, अब करीब 4 साल बीत गए। 4 साल के बाद पहली बार डी को लगा कि इस प्लान को एग्जीक्यूट कहाँ करना है, कैसे उसे मारना है। कई बार चूंकि सलामिया के साथ वो ड्राइविंग पे गया, तो उसने ये चेक किया डी ने कि वो अपने घर से 11 और 12 बजे के दरमियान आमतौर पर निकलता है। वो लेट सोता है, लेट उठता है। और उसके बाद एक स्ट्रीट है उसके घर के आगे जिसका नाम है मैडम क्यूरी। उस स्ट्रीट से इसकी गाड़ी का काफिला निकलता है। लेकिन इस स्ट्रीट की खासियत ये है, चूँकि कहीं भी जाना हो, लेकिन इस स्ट्रीट से उसको गुजरना ही है। उसके बाद आप राइट लेफ्ट सीधे कहीं भी जा सकते हैं। इस सड़क की खासियत ये थी कि ये 300 मीटर जाने के बाद वन वे हो जाता था। तो 300 मीटर 300 मीटर चलने के बाद या तो आपको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, क्योंकि फिर उसके बाद वन वे हो जाता है। और जहाँ पे ये 300 मीटर के बाद वन वे होता है, वहाँ पे एक जंक्शन है, और इस जंक्शन से आपको राइट लेना ही लेना है। मतलब 300 मीटर के बाद वन वे, और उस वन वे के लिए एक जंक्शन है जिसमें आपको राइट ही मुड़ना है, लेफ्ट आप जा नहीं सकते। तो पूरी रैकी की साथ में चलने के दौरान कि घर से निकलता है, ये 300 मीटर इस रास्ते से गुजरता है, इसके बाद एक जंक्शन आता है और वहाँ से राइट लेना पड़ता है। उस राइट को लेते ही 3 पार्किंग है, और वो तीनों पार्किंग राइट मुड़ने के बाद एक के बाद एक है, और वहाँ पे गाड़ियाँ अमूमन स्लो चलती हैं। तो मोसाद के एजेंट डी ने पूरी रैकी के बाद पाया कि जब ये 300 मीटर की सड़क पूरी हो जाए और जंक्शन से जब ये राइट ले, क्योंकि राइट मस्ट है, तो इन्हीं 3 पार्किंग में से किसी एक पार्किंग के सामने से जब इसकी गाड़ी गुजरे, तभी इसके ऊपर हमला किया जा सकता है, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार उस वक्त वहाँ स्लो होती है। ये बात मैसेज के ज़रिए पहुँचाई गई इजराइल, इसके ऊपर काफ़ी माथापच्ची हुई। फिर ये तय हुआ कि इन्हीं में से एक पार्किंग को अपना अड्डा बनाया जाएगा, और उस पार्किंग में एक कार होगी, और उस कार के अंदर बॉम्ब होगा, और काफ़ी मात्रा में होगा। वो इसलिए कि जैसे उस पार्किंग के पास से सलामिया का काफ़िला गुजरेगा, तो रिमोट के ज़रिए उस पार्किंग में खड़ी उस कार में धमाका किया जाएगा, और उस धमाके से आसपास के करीब 50 मीटर के दायरे में जो भी होगा वो चपेट में आ जाएगा। वो पार्किंग और सड़क बिल्कुल बराबर में लगी थी। इसके बाद उस 3 में से एक पार्किंग को चुना गया। जब पार्किंग फाइनल हो गया और ये हो गया कि कहाँ पे मारना है, तो डी के साथ अब तक लगभग वो 4 साल गुजार चुका था। पहली बार पार्किंग और जगह स्पॉट चुना गया। इसके बाद ऑपरेशन का दूसरा पार्ट शुरू होता है। अब तक बैरूत में अकेला मोसाद का ये जासूस था। अब उसकी मदद के लिए एक लेडी जासूस को भेजा जाता है, और इसका नाम था एरिका चैम्बर। एरिका चैम्बर ब्रिटिश सिटीज़न थी,
और उसको इजराइल ने हायर किया, मोसाद में ट्रेनिंग दी और मोसाद की जासूस बनी कुछ महीने पहले। एरिका चैम्बर को इसलिए भेजा गया बेरूत कि उसकी 2 वजह थी। उस वक्त तक एरिका चैम्बर की जो सिटीजनशिप थी वो ब्रिटिश थी, उसके पास पासपोर्ट ओरिजिनल, ना उसका नाम बदला गया, ना उसको फेक आइडेंटिटी के साथ बेरूत भेजा गया, बल्कि उसको असली पहचान, असली नाम, असली पासपोर्ट सबके साथ इसलिए भेजा गया। उसके 2 फायदे थे, एक कि इजराइल पे आँच नहीं आएगा, 2 अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ते कुछ गड़बड़ हुआ, पकड़ी गई, तो वो ब्रिटिश एम्बेसी में जाकर पनाह ले सकती है कि मैं तो हूँ नहीं, मैं तो इजरायली हूँ नहीं, तो मैं ब्रिटिश हूँ, ये झूठा इल्ज़ाम है। लेकिन एरिका चैम्बर को जब भेजा गया तो ये भी कहा गया था कि इस ऑपरेशन के बाद तुम्हें ब्रिटिश सिटीजनशिप को भी छोड़ना पड़ेगा, पासपोर्ट भी बदलना पड़ेगा, नाम, चेहरा, अपनी पहचान भी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद तुम लाइट में आ चुकी होगी। और वो तैयार थी। तो एरिका चैम्बर अपनी पूरी पहचान खोने जा रही थी इस एक ऑपरेशन के बाद, क्योंकि इसके बाद उसे नए नाम, नए चेहरे, नई नागरिकता के साथ जीना था, और वो इसके लिए तैयार हो गई। एरिका चैम्बर बेरूत पहुंचती है। ठीक उस पार्किंग के सामने जिस पार्किंग में कार को प्लांट करना था, वो एक अपार्टमेंट में एक कमरा किराए पर देती है और उसमें रहना शुरू कर देती है। कई महीने वहाँ रहती है और डेली वो मूवमेंट देखती है सलामिया के कार के काफले का। उसके बाद उसे लगता है कि यहाँ पे अगर प्लान किया जाए बॉम्ब तो काम हो सकता है। अब चैम्बर भी हरी झंडी दे देती है। इसके बाद 1979 का दौर आ जाता है। 78 में ये प्लान होता है, उसके बाद पार्किंग चुनी जाती है। जनवरी 1979 में फाइनली इजराइल की तरफ से ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी जाती है कि अब आप कभी भी इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। जब सब कुछ हो गया, जगह चुन ली गई, पार्किंग चुन ली गई, अब ये था कि ब्लास्ट, बॉम्ब। इसी के बाद एजेंट डी मोसाद का इसको बेरूत से निकलता है छुट्टी मनाने, वेकेशन के नाम पर, और जॉर्डन पहुंचता है। और जॉर्डन में असल में ये छुट्टी मनाने नहीं गया था, बल्कि वहाँ पे मोसाद के बाकी लोग मौजूद थे, क्योंकि बेरूत में काम ख़तरनाक था, उसका खुलासा हो सकता था। तो जॉर्डन में एक टूरिस्ट के तौर पे जाता है, और वहाँ पे इजराइल के जो बाकी जासूस हैं वो उसे बहुत सारे फर्नीचर देते हैं, लेकिन इन फर्नीचर के में छुपाकर सारे बॉम्ब रखे हुए थे। तो वो फर्नीचर लेता है और उसके बाद अब उसको वापस बेरूत जाना है। उस वक्त हालात ये थे कि उसको जो बेरूत जाना था वो बाई रोड जाना था, और फर्नीचर में सारे धमाके के सामान हैं। 2 बॉर्डर क्रॉस करने थे जॉर्डन से उसे बेरूत पहुंचने के लिए। एक जॉर्डन सीरिया का बॉर्डर क्रॉस करना था, और दूसरा सीरिया लेबनान का बॉर्डर क्रॉस करना था, और बड़ा रिस्की था। अगर बॉर्डर पे पकड़े गए तो सारा मिशन नाकाम, फिर सलामिया को मारने का पूरा जो सालों का एक कोशिश थी वो ख़त्म हो जाती। लेकिन इन दोनों बॉर्डर पे भी कुछ जुगाड़ किया गया, फर्नीचर की चेकिंग हुई, लेकिन फर्नीचर में इस तरीके से ब्लास्ट छुपा कर रखा गया था, बॉम्ब का मटेरियल, कि वो पकड़ में नहीं आया। और आखिरकार डी दोनों बॉर्डर में चकमा देते हुए सारा धमाके का सामान लेकर बेरूत में दाखिल हो जाता है। बेरूत में दाखिल होने के बाद अब मोसाद तीसरे एजेंट को बेरूत भेजता है। पहला डी आया, दूसरा चैम्बर आई, अब तीसरा एक और शख्स को भेजा जाता है। उसका काम ये था कि वो एक कार का इंतज़ाम करे, और उस कार में ये सारे बॉम्ब को प्लान करना था, और प्लान करने के बाद उस कार को उसी पार्किंग में खड़ा करना था। तीसरा एजेंट आता है, और तीसरा एजेंट आने के बाद उस कार में सारे बॉम्ब को प्लान करता है, और उसके बाद ले जाकर उस पार्किंग में खड़ी कर देता है उस कार को। ये सारा काम 21 जनवरी 1979, 21 जनवरी 1979, 74 में मोसाद का ये जासूस डी बेरूत गया था, और अब 5 साल बीत गए थे। 22 जनवरी 1979 की तारीख तय की गई इस ऑपरेशन को फाइनली अंजाम देने के लिए। कार में जो बॉम्ब और सारी चीज़ें रखी गई, उसके बाद उस पर टाइमर जोड़ा गया, और उस टाइमर को जो चैम्बर थी ठीक पार्किंग के सामने, जिसने अपार्टमेंट में किराए पे घर लिया था, उसके हाथ में कंट्रोल था। 22 जनवरी 1979 को दोपहर करीब 12 बजे के बाद सलामिया अपने घर से 2 गाड़ियों के काफिले में निकलता है। खुद एक गाड़ी में था, और एक गाड़ी आगे और एक पीछे, तो कुल 3 गाड़ियों का ये काफिला उस स्ट्रीट से गुजरकर 300 मीटर के बाद राइट लेता है, और जैसे ही वो उस पार्किंग के सामने से उसकी गाड़ी गुजरती है, चैम्बर रिमोट का बटन दबा देती है। पार्किंग में खड़ी कार में एक ज़बरदस्त धमाका होता है।
4 बॉडीगार्ड मौके पे मारे जाते हैं। सलामिया बुरी तरह से घायल होता है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन अगले 1 घंटे में उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ 4 बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं जो उस पार्किंग के इर्द गिर्द उस वक्त पैदल चल रहे थे। कार के अंदर करीब 100 केजी 100 किलो विस्फोटक रखा गया था, एक्सप्लोसिव। उसकी वजह ये थी ताकि उसका धमाका इतना तेज़ हो कि पार्किंग के सामने से जो भी गाड़ी उस वक्त गुजरे उसके परखच्चे उड़ जाए, और इसीलिए उस कार में 100 केजी एक्सप्लोसिव प्लांट किया गया था। और एकदम सही टाइमिंग के साथ जैसे ही सलामिया का काफिला गुजरा, ब्लास्ट हुआ। सलामिया है, उसके 4 बॉडीगार्ड और 4 बेकसूर और लोग मारे गए। ये काम जैसे ही ख़त्म हुआ, उसके अगले 2 घंटे के अंदर अंदर मोसाद के ये तीनों एजेंट, डी, चैम्बर और जिसने कार रखा था और बॉम्ब रखा था, ये सीरिया बॉर्डर से होते हुए वहाँ से जॉर्डन निकलते हैं और जॉर्डन से सीधे इजराइल। कोई भी पकड़ा नहीं जाता। इस दौरान में बाद में इन्वेस्टिगेशन होता और पता चलता है कि ये मोसाद का हाथ है इसमें, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता। चूँकि सलामिया एक बड़ा नेता था फ़लस्तीन का, उसकी मौत की खबर पूरी दुनिया में, अरब वर्ल्ड में फैलती है, और यासिर अराफात भी आखिरी सफ़र अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं। बेरूत में करीब 40 से 50 हज़ार लोग उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। लेकिन जब सब कुछ ये हो रहा था, तब तक मोसाद के तीनों एजेंट वहाँ से निकलकर इजराइल पहुँच चुके थे। बाद में डी ने बताया अपने इंटरव्यू में, जिसने करीब 5 साल रहा, कि उसके लिए बड़ा मुश्किल था उस शख्स को मारना जिससे उसकी वाकई दोस्ती हो गई थी और वो उसको लाइक करने लगा था। उसने कहा कि अगर म्यूनिक को माइनस कर दे तो उसके अंदर कोई बुराई नहीं थी, वो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन देश के लिए काम करना था, देश का मिशन था और अपने लोगों की मौत का बदला लेना था, इसलिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। 4 जो बेगुनाह लोग मरे, उसके बारे में उसने कहा कि मुझे अफसोस था, और हालांकि हमें ये मालूम था कि जब हम सब कुछ ये प्लान कर रहे हैं तो इसमें कुछ बेगुनाह लोगों की भी जान जा सकती है। तो मोसाद के इतिहास में ये वो एक ऑपरेशन था जिसमें मोसाद के जासूस को अपने शिकार से बात ही नहीं करनी थी, लेकिन शिकार खुद उसके पास चल कर आता उससे बात करने के लिए, और उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये थी कहानी।